नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है हमारे टू सक्सेस चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य के सिलेबस के बारे में, खास करके यूपीएससी के संदर्भ में। यूपीएससी में हिंदी साहित्य का क्या सिलेबस है, क्या क्या हमें पढ़ना होता है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगली कक्षा में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी पे कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए यदि हम हिंदी साहित्य को वैकल्पिक विषय के रूप में चुनते हैं। तो आज हम लोग विषय सूची देखते हैं, सिलेबस देखते हैं और एक एक पॉइंट को हम लोग इसमें डिस्क्राइब करते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहला चीज़, तैयारी से पहले हमें सिलेबस को जानना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तभी हमें पता होता है कि हमें क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। तो आप सभी को पता होगा कि मुख्य परीक्षा में खास करके सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, जो आईएएस जो कहिए, इसमें सिविल सर्विसेज में खास करके संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय 500 नंबर का होता है, जिसमें कि 500 नंबर का जो वैकल्पिक विषय होता है, जिसमें 250-250 नंबर के दो पत्र आपको, प्रश्न पत्र आपको मिलते हैं। पहली सिटिंग में आप जब बैठेंगे तो प्रश्न पत्र 1, द्वितीय में प्रश्न पत्र द्वितीय, तो पहला भाग दूसरा भाग, दो प्रश्न पत्र आपको देने होंगे। 3-3 घंटे का समय मिलेगा आपको उसके लिए। तो प्रश्न पत्र 1 है, उसमें भी दो भाग होगा। प्रश्न पत्र द्वितीय जो होगा उसमें भी दो भाग होगा। तो यहाँ पे भाग ख आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आप देखें यहाँ पे भाग क में हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास, पहला भाग क, यानी कि प्रश्न पत्र प्रथम का भाग क जो है उसमें क्या है, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। और भाग ख में क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो हिंदी भाषा का इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास, तो दो चीज़ें हो गई। तो प्रथम पत्र में जब हिंदी भाषा का इतिहास हम लोग देखते हैं, या नागरी लिपि, जो देवनागरी लिपि आज हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में, तो इसका क्या इतिहास है, तो इससे जो हमारे लिए टॉपिक है या हमारे लिए विषय सूची है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं। अभ्रंश, अभट्ट और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त स्वरूप, यानी कि अभ्रंश, अभट्ट और प्रारंभिक हिंदी हमें पढ़ना है ना। मध्यकाल में ब्रज और अवधी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, यानी कि ब्रज भाषा और अवधी के बारे में हमें पढ़ना है। अभ्रंश, अभट्ट, प्रारंभिक हिंदी, ब्रजभाषा और अवधि। ठीक है, इनसे प्रश्न बनेगा और कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, हर तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा, इसे समझना पड़ेगा। सिद्धनाथ साहित्य, खुसरो संत साहित्य, रहीम आदि कवियों और दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप, यानी कि सिद्धनाथ का साहित्य, खुसरो का साहित्य, संत साहित्य, रहीम आदि कवि और दक्षिणी हिंदी में जो दक्षिणी हिंदी, उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। उसकी क्या भाषा था, क्या उसके शब्द संरचनाएँ थी, व्याकरणिक संरचना क्या थी, वगैरह वगैरह। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास, यानी कि 19वीं शताब्दी यानी कि आधुनिक काल में खड़ी बोली का और लिपि का, दोनों का विकास किस तरीके से हुआ, ये हो गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास, यानी कि हिंदी का विकास में स्वतंत्रता आंदोलन का क्या योगदान था, क्या क्या उसमें का विकास हुआ, किस तरह की चीज़ें, नवीन चीज़ें इसमें घटित हुई भाषा के क्षेत्र में खास करके, ये हो गया अगला पॉइंट। फिर नेक्स्ट में है भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास कैसे हुआ, राष्ट्रभाषा राजभाषा में हमें अंतर भी समझना पड़ेगा। इसके अलावा हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, कि हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास किस तरीके से हुआ, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हिंदी भाषा का क्या मतलब किस तरीके से विकास हुआ, किस तरह की शब्दावली रचे गए, वगैरह वगैरह। हिंदी की प्रमुख बोलियां और उसका परस्पर संबंध, बोलियां और उसका संबंध क्या है आपस में। नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं और उसके सुधार के प्रयास तथा मानस हिंदी का स्वरूप, यानी कि नागरी लिपि जो वर्तमान की जो लिपि हमारी है, हिंदी भाषा जिसमें लिखी जाती है, उसमें क्या विशेषताएं हैं या उसमें सुधार के क्या क्या प्रयास किए गए हैं या किए जाने चाहिए।
मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना, कि वो मानक हिंदी जो है उसकी व्याकरणिक संरचना क्या है। तो ये भाषा वाला भाग में हमारे लिए इस तरह के टॉपिक हमारे से है, और यूपीएससी में खास करके, और इन सारे टॉपिक को हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं, बाकी उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें फोकस इन्हीं पे ज़्यादा रखना होगा। जैसे अपभ्रंश अवहट्ट प्रारंभिक हिंदी है, इससे पहले पाली प्राकृतिक वगैरह है, उसे बस एक जानकारी के तौर पे हमें पढ़ना पड़ेगा ताकि हम विकास के क्रम को समझ पाएँ। बाकी उसके अधिक हमें पढ़ने की ज़रूरत इसमें नहीं है यूपीएससी के लिए खास करके। ये तो भाषा का इतिहास हो गया कि भाषा के रूप में हिंदी का किस तरीके से विकास हुआ। आगे भाग ख में देखते हैं, इसमें है हिंदी साहित्य का इतिहास, भाषा का इतिहास, और यहाँ पे है साहित्य का इतिहास। भाषा हुआ कि आप जो अक्षर हैं, जो ध्वनि चिन्ह हैं, उसके लिखने का तरीका क्या क्या है, अब कहने के लिए वो तो उस पे उसके बारे में बात की जाती है। और साहित्य मतलब कि जो रचनाएं रची गई उसका क्या विकास हुआ, क्या उसके दौर रहे, किस तरीके से उनका एक आगे वो बढ़ता रहा। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग साहित्य के इतिहास में देखते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जब देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं क्या सब है इसमें। हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता तथा महत्व तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, यानी कि साहित्य की क्या प्रासंगिकता है, पहला चीज़ समझना है, उसका महत्व समझना है, और इतिहास लेखन जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में हुआ है वह क्या उसकी परंपरा रही है, किस तरीके से इतिहास लिखा गया है, ये रहा। इसके नेक्स्ट में है हमारे लिए हिंदी साहित्य के इतिहास के निम्नलिखित 4 कालों की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इनकी प्रवृत्तियाँ क्या थी, तो प्रवृत्तियाँ में हमें बहुत सारी चीज़ों को देखने होंगी। जैसे कि आदिकाल में देखते हैं सिद्ध, नाथ और रासो साहित्य, 3 चीज़ों पे हमें फोकस रखना आदिकाल में। प्रमुख कवि में हमें ध्यान से देखना पड़ेगा चंद्रबरदाई, खुसरो, हेमचंद, विद्यापति, कि इनकी क्या रचनाएं थी, क्या चीज़ें थी, और प्रवृत्तियाँ, विशेषताएँ। भक्ति काल में हमें संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा और राम भक्ति धारा, इन दोनों चीज़ों का हमें देखना पड़ेगा। संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति। प्रमुख कवि जो भक्ति काल के हमें देखने हैं उसमें कबीर, जायसी, सूर और तुलसी, 4 पे हमें फोकस रखना है। रीति काल की बात है, इसमें रीति काल में रीतिकाल, रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य, सभी भाग हमें उसमें देखने पड़ेंगे। और प्रमुख कवि में केशव, बिहारी, पद्माकर और घनानंद को हमें देखना पड़ेगा। इसके बाद आधुनिक काल की जब हम लोग बात करते हैं तो आधुनिक काल में नवजागरण, गद्य का विकास, भारतेंदु मंडल, है ना। प्रमुख लेखक की बात करें तो भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र वगैरह। आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, समकालीन कविता, जनवादी कविता, इन सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। प्रमुख कवि में हमें मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद वात्स्ययन अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, नागार्जुन, इन सभी को हमें देखना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए, कवियों के रूप में। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में इसमें कथा साहित्य में हमें कुछ चीज़ों को, और इसमें जो हिंदी साहित्य का ही भाग है तो पद्य भी है, गद्य भी है, बहुत तरह की रचनाएं हुई पूरे इतिहास कालक्रम में। और कथा साहित्य वाले भाग में उपन्यास और यथार्थवाद के बीच में हमें अंतर देखना है कि उपन्यास क्या है, यथार्थवाद क्या है, दोनों में क्या अंतर संबंध है। हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास पे हमें देखना है, ये हिंदी साहित्य के इतिहास का ही भाग है वस्तुतः, ऐसे समझिए। प्रमुख उपन्यासकार में हमें पढ़ना है प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र, यशपाल, रेणु और भीष्म साहनी, इन सभी के बारे में हमें जानकारी लेनी है। किसी के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, भीष्म साहनी के बारे में भी पूछा जा सकता है, प्रेमचंद्र के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, कि हिंदी कहानी जो लिखने की परंपरा शुरुआत हुई कहाँ से हुई और क्या कालक्रम उसका रहा, किस तरीके से विकास हुआ। प्रमुख कहानीकार, यदि हमने कहानी के उद्भव और विकास को देखा तो प्रमुख कहानीकार के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो हमें फोकस रखना है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद वात्स्ययन अज्ञेय, मोहन डाकेश और कृष्ण सोबती, इन कहानीकारों के बारे में हमें विस्तृत रूप से जानकारी चाहिए होगी ताकि हम प्रश्न पूछा जाए तो हम लिख सकें। तो साहित्य की विधा में नाटक और रंगमंच भी आता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में नाटक और रंगमंच के तौर पर यदि हम देखते हैं तो क्या क्या चीज़ें इसमें है।
हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। प्रमुख नाटककार में भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, इनके बारे में हमें पढ़ना है। और रंगमंच का विकास, नाटक अलग है, रंगमंच अलग है। कि रंगमंच मतलब नाटक को प्ले करने के लिए जो मंच होता है उसे रंगमंच कहते हैं। उसका किस तरीके से विकास हुआ, कहाँ से अभ्युदय हुआ, इन सभी चीज़ों पे हमें फोकस रखना है। इसके बाद आलोचना या व्यंग्य जो भी कहते हैं हम लोग। आलोचना में हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास क्या रहा उसका। सैद्धांतिक आलोचना, व्यवहारिक आलोचना, प्रगतिवादी, विश्लेषणवादी आलोचना, नई समीक्षा, इन सभी पे हमें विस्तार से जानकारी लेनी होगी। तो प्रमुख आलोचक भी हमें पढ़ने होंगे। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और डॉक्टर नगेंद्र, इनके बारे में हमें आलोचकों में पढ़ना पड़ेगा। हिंदी गद्य की अन्य विधाओं में हमें ललित निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया प्रथम प्रश्न पत्र 1 का प्रथम का भाग। प्रश्न पत्र प्रथम में हमने क्या देखा, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी कि भाषा और साहित्य वाला खंड हो गया किसमें, प्रश्न पत्र 1 में। प्रश्न पत्र 2 में जब चलते हैं तो इसमें क्या आता है हम लोगों को, गद्य और पद्य, यानी कि कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो इसमें व्याख्यात्मक भी पूछा जाएगा, आलोचनात्मक व्याख्या भी करने के लिए पूछा जाएगा, प्रश्न भी पूछा जाएगा, दोनों तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो भाग क में देखते हैं कौन कौन से हैं। तो कबीर है, तो कबीर ग्रंथावली आरंभिक 100 पद, कबीर ग्रंथावली में आरंभिक 100 पद हमें पढ़ने हैं। और ध्यान रखना है कि कबीर ग्रंथावली जो श्याम सुंदर दास द्वारा है रचित, उसे हमें पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है, तो किताबें में मिल जाएगी। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो इंटरनेट में आप नेट पे सर्च कर लेंगे कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास, नेट पे सैकड़ों वेबसाइट है जहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और आरंभिक 100 दोहे पर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से सूरदास के भ्रमर गीत सार पे हम लोग आरंभिक 100 पद पढ़ने हैं हमें, ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है, वो वाला पार्ट हमें देखना है। तुलसीदास जी के बारे में हमें रामचरितमानस सुंदरकांड और कवितावली में उत्तरकांड हमें पढ़ना है। जयसी का पद्मावत पढ़ना है, तो पद्मावत में हमें किस पे क्या पढ़ना है, सिंघल द्वीप खंड और नागमती वियोग खंड। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना है जयसी में कि पद्मावत पे। और ये संपादक किसका कौन होना चाहिए, श्याम सुंदर दास द्वारा। लेकिन पद्मावत के बारे में भी जब पढ़ेंगे तो थोड़ा एक रफली आपको आइडिया पूरे पद्मावत का होना चाहिए, बाकी फोकस रहना चाहिए 2 भाग पे। तो बिहारी के बारे में आपको बिहारी भी पढ़ना है। बिहारी में बिहारी रत्नाकर आपको पढ़ना है, जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संपादित, यानी कि संपादित मतलब कि जिन्होंने संपादित किया, उसको कंपाइल किया, उस व्यक्ति का नाम है यहाँ पे। ये रचनाकार नहीं है उनके, उनको कंपाइल करके एक जगह एकत्रित करके उन्होंने एक किताब निकाल दी, बना दी, जो कुछ भी, तो उसे आपको पढ़ना है। उसमें से आरंभिक 100 पद पढ़ने हैं बिहारी के, तो बिहारी रत्नाकर से। मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती पढ़ना है, ये भी काव्य संग्रह है। जयशंकर प्रसाद का कामायनी पढ़ना है, कामायनी में चिंता और श्रद्धा सर्ग पर फोकस रखना है, यही दोनों से प्रश्न पूछा जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का राग विराग, राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता 2 पढ़ना है, यानी कि निराला का राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता। और संपादक होने चाहिए रामविलास शर्मा, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र भी पढ़ना है। कुरुक्षेत्र में कुछ अलग नहीं किया हुआ है, तो कंप्लीट कुरुक्षेत्र आपको, आपसे आशा की जाएगी कि आप पूरा पढ़ के आएंगे। अज्ञेय का पढ़ना है, आंगन के पार द्वार में से असाध्य वीणा, यानी कि अज्ञेय का असाध्य वीणा आपको पढ़ना है। और मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस कविता है ये भी। नागार्जुन का बादल को घिरते देखा, अकाल के बाद, हरिजन गाथा, 3 रचना है नागार्जुन की, ये पढ़नी है। तो पद्य भाग में हमें मुख्य रूप से इन कवियों को देखना है, कबीर, सूर, तुलसी, जयसी, बिहारी, गुप्त, प्रसाद, निराला, दिनकर, अज्ञेय, मुक्तिबोध, नागार्जुन। बाकी भाग ख में हमें गद्य विधा के बारे में देखना है कि गद्य में क्या क्या चीज़ें हमारे सिलेबस में है, यानी कि कहानी उपन्यास में क्या चीज़ें हैं।
तो भारतेंदु का भारत दुर्दशा नाटक है, ये है हमारे सिलेबस में। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन नाटक है। रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि में कविता क्या है और श्रद्धा और भक्ति, 2 निबंध पढ़ने हैं हमें। कविता क्या है और श्रद्धा और भक्ति 2 निबंध पढ़ने हैं। चिंतामणि यानी कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित ये दोनों निबंध नेट से भी खोल के पढ़ सकते हैं, बाकी किताब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। निबंध निलय डॉक्टर सत्येंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद्र, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, अज्ञे, कुबेरनाथ राय। निबंध निलय में इसे देखना है, जिसका संपादक डॉक्टर सत्येंद्र, तो इसे देखना पड़ेगा। इसके बाद प्रेमचंद का गोदान उपन्यास पढ़ना है। प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ भी पढ़नी है और इनके संपादक अमृत राय। अमृत राय मंजूषा प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, संपादक अमृत राय। यानी कि गोदान पढ़ना है और उनकी कहानियाँ पढ़नी है, हमें 2 चीज़ें पढ़नी है प्रेमचंद का। तो ये उपन्यास हो गया। प्रसाद का स्कंदगुप्त नाटक पढ़ना है। यशपाल की दिव्या हमें पढ़ना है। उसके बाद ये भी उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु का महिला आंचल आंचलिक उपन्यास है, ये भी पढ़ना है। मन्नू भंडारी का महाभोज हमें ये भी पढ़ना है, ये भी उपन्यास है। इसके बाद एक दुनिया समानांतर जो कहानी संग्रह है, कई सारे रचनाकारों की कहानियाँ संकलित करके एक दुनिया समानांतर नाम की किताब निकाली गई, जो जिनके संपादक राजेंद्र यादव रहे। तो ये राजेंद्र यादव के द्वारा संपादित एक दुनिया समानांतर से सभी कहानियाँ पढ़नी है। इनमें से गद्य और पद्य में से आपसे 100 प्रसंग व्याख्या पूछा जाएगा कि कहीं से कोई पंक्ति दे दी गई, कविता की, कहानी की, उपन्यास की, किसी भी पंक्ति दे दी जाएगी और बोलेगा कि इसकी 100 प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या करने के लिए आपको तभी होगा यदि आपने पूरा पढ़ा हुआ है। तो कहानी, नाटक, उपन्यास और निबंध, इन सभी चीज़ों के लिए फोकस रखने की ज़रूरत है। पूरा का पूरा आपको पढ़ा होना चाहिए, कंप्लीट नाटक उपन्यास आपको पढ़ा होना चाहिए। तो प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2, यानी कि प्रश्न पत्र प्रथम और द्वितीय। प्रथम में भाषा एवं साहित्य और द्वितीय में गद्य एवं पद्य। ये समझ में आ गया क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो हमें पढ़ते समय जो स्ट्रेटजी रखनी है, सबसे पहले आप स्टार्ट करें कहानी उपन्यास से। यदि आपने स्टार्ट करना है हिंदी साहित्य पढ़ना तो कहानी उपन्यास से, क्योंकि इंटरेस्ट इन्हीं से बनेगा। यदि आपने भाषा पढ़ने से शुरू कर दिया तो आपको थोड़ी सी दिक्कत लग सकती है, खुद से पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको लगेगा। लेकिन आप यदि कहानी उपन्यास एक साइड पढ़ते जाते हैं तो आपको थोड़ा मज़ा भी आएगा, मतलब कि कुछ रस भी आपको महसूस होगा। बाकी नीरस चीज़ भी साथ लेके चले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्ट आपको ये चीज़ से। और सबसे ज़रूरी क्यों है इसको पढ़ना खुद से, नाटक, उपन्यास, कहानी, क्योंकि इनमें से आपको 100% व्याख्या आएगा और जो भी पंक्ति महत्वपूर्ण लगे उसे टिक लाइन लगाते हुए चलना है, हाईलाइट उसे कर देना है। बाकी अगली कक्षा में मैं कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा कि इन सब चीज़ों को हम कैसे पढ़ेंगे, क्या हमारा तरीका होना चाहिए कि हम आसानी से जल्दी ख़त्म कर लें, हमें कोई दिक्कत भी ना हो और अच्छे नंबर भी हमें मिल पाए। तो इन्हीं चीज़ों पे हमें हमारा फोकस रहेगा और हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए हम लोग स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। और निश्चित रूप से बाकी जो भी वीडियो हमने यूट्यूब पे डाला हुआ है कंप्लीट यूपीएससी हिंदी साहित्य के लिए या कि पीसीएस हिंदी साहित्य के लिए, तो आप सभी के लिए वो बेहद लाभकारी होगा। और जहाँ तक आप प्रश्न पढ़ेंगे देखेंगे तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जा रही है जो कि आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत पड़ जाए, या प्रश्न में उतना पढ़ लेंगे तो आपको ये निश्चित रूप से है कि मैक्सिमम में आप प्रश्न सारे के सारे प्रश्न आप कर पाएंगे और नंबर भी आपको अच्छा मिलेगा। तो आप सभी लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।